हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम के कन्वर्सेशन में जो क्लासरूम का कन्वर्सेशन था, राइट? तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके बारे में, जिसने हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, लेजिस्लेचर, इन सारी चीजों के बारे में। तो आज जो हमारे क्लास का डिस्कशन होने वाला है वो है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करें उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इतने बार हमने इसे पढ़ चुके हैं। देन फिर हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हम इसमें जो गवर्नर है वो कंपोजिशन, ठीक है, मतलब पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें जितने कंपोजिशन होते हैं, लाइक इसमें हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जिसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। देन हमारा आएगा विधानसभा एंड विधान परिषद, पावर एंड द गवर्नर, एंड देन द सीएम जो है इसके बारे में आएंगे, है ना, द सीएम, सॉरी, देन नहीं, द धाम। अब आपको पता है कि हमारी जो कंट्री होती है, ठीक है, उसको गवर्न किया जाता है एट 3 लेवल। ठीक है, हमारी पूरी की पूरी कंट्री में हम 3 लेवल के ऊपर काम करते हैं। एक तो हमारा होता है नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल, ठीक है, जिसमें हम पूरी कंट्री के बारे में एक साथ में बात करते हैं। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है? जहां पर जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉ बनते हैं, वो सारी किसके लिए बनते हैं? पूरे की पूरे कंट्री में रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, जो कि होता है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट वो जो कि सिर्फ स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही काम करती है, वो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के बारे में काम करती है, तो वो होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। उसके जितने भी रूल्स होंगे, लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सिर्फ स्टेट के रिगार्डिंग ही होने वाले हैं। फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट वो जो कि स्टेट के भी अंदर होती है। ठीक है, मतलब जो हमारे नॉर्मल जो नगर पंचायत होगी, जिला पंचायत होगी, ग्राम पंचायत, तो इन सबको हम एज अ लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले आपकी नेशनल गवर्नमेंट है, नेशनल के अंदर आपकी स्टेट है, और अंदर आपकी क्या है? लोकल गवर्नमेंट आती है। इस तरीके से तो हमारे पास में 3 लेवल पे काम करती है, क्योंकि एक साथ में पूरा की पूरा काम करना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट एक साथ में सबके लिए काम नहीं कर सकती, तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो वो जो कि सबके लिए एक साथ में होकर के काम करती है, तो मेजर जितने भी है ना, मेजर जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर एक साथ में काम कर लेंगी। लेकिन फिर हर छोटे छोटे सेक्शन में काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह की नीड जो होती है वो एक जैसी है। ठीक है, जो कश्मीर में प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में भी सेम, मतलब जो टॉपिक है वो चलने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश को अलग नीड है, कश्मीर को अलग नीड है। क्लियर? तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट में भी डिवाइड कर दिया गया है, और फिर कई स्टेट में भी जाकर के जो अलग अलग लोकल गवर्नमेंट होती है उसको भी अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपको अब यहाँ से स्टेट, लोकल और जो सेंट्रल लेवल है वो समझ में आ चुका है। अब आज का हमारा मेजर टॉपिक सिर्फ एक आता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट वो है जो कि सिर्फ स्टेट के लिए काम करती है, और उसके जितने भी पावर्स होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो जो है स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही रह जाता है। द गवर्नमेंट फॉर्म इन अ स्टेट आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ओनली विद इन द बाउंड्री ऑफ स्टेट। ठीक है, वो उस बाउंड्री के अंदर ही काम करती है, जिसके जितने भी लॉज बनते हैं ऑन द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट क्या होती है? देखो, जितने भी वर्क्स होते हैं हमारे पास में डिसाइडेड है कि नेशनल लेवल पे जो सेंट्रल लिस्ट है वो किस टॉपिक के ऊपर काम करने वाली है, स्टेट लिस्ट किस टॉपिक के ऊपर काम करने वाली है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी मतलब ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक है, सब्जेक्ट्स है जो उसमें इंक्लूडेड है, उसके ऊपर ये काम करती है, जिसमें पुलिस आ गई, एग्रीकल्चर हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, फिशरी हो गया, इरिगेशन हो गया। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। अब स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द गवर्नेंस एंड ऑल्सो सेटिस्फाई द जनरल नीड्स ऑफ द पीपल।
देखो, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो वहाँ के गवर्नेंस के लिए लॉज बनाएंगी, ठीक है। इवन साथ ही साथ वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, जनरल नीड्स ऑफ द पीपल जो है उनको भी सेटिस्फाई करने का काम करती है। अब ये जो ऑर्गन होता है जो ये सारे काम करता है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? लेजिस्लेचर, ठीक है। सिमिलरली वही लेजिस्लेचर जो कि हमने वहां पर भी काम किया था, मतलब अभी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, राज्यसभा विधानसभा के बारे में, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और इवन हम आगे भी देखने वाले हैं। तो स्टेट में भी ऐसा ही एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको एक बार नॉर्मली समझा दूं कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे बनती है। एक तो आपके पास में होता है यहाँ पर गवर्नर, गवर्नर के बाद में आपके पास में दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। इन दोनों मतलब जो लेजिस्लेचर है उसको कहा जाता है। तो ये जितने काम करने वाले हैं, तो ये वाला जो ऑर्गन होता है इसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, तो उसमें टू हाउसेज भी हो सकते हैं और वन हाउस भी हो सकता है। अब टू हाउसेस कैसे कि देखो, नीड होती है, अगर वो स्टेट को टू हाउस की नीड है तो वहां पर दो हाउसेस होंगे। अगर वो स्टेट जो है एक हाउस से ही काम चला सकती है तो वहां पर एक ही हाउस होता है। द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट आइदर वन और टू हाउसेस इफ देयर इज ओनली द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट इन दिस गवर्नमेंट। एक सेकेंड, चैप्टर यहाँ पे हो गया। द टीचर विल क्लियर देयर डाउट्स। ओके, एक सेकेंड। वन हाउस इज कॉल्ड द unicameral legislature, and that house is known as the legislature assembly, और विधान सभा it is the lower house of the state legislature। देखो, अगर वहां पर देखो मैंने क्या बताया कि वहां पर दो हाउसेस भी हो सकते हैं। ये थोड़ी लाइन कैंसिल कर दूंगी मैं भी, ठीक है। दो हाउस भी हो सकते हैं और एक भी हाउस हो सकता है। अगर वहां पर एक ही हाउस है तो हम उसको क्या कहते हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहेंगे, ठीक है। अगर जहाँ पे दो है तो उसको हम बाइकैमरल कह लेंगे। तो जो एक सिंगल वाला हाउस होता है उसको हम कहते हैं विधान। अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो स्टेट के लिए असेंबली होती है उसको हम विधानसभा कहते हैं। अब डिपेंड क्या करता है किसके ऊपर कि कहाँ पर दोनों होने, सेकंड होता है उसको हम विधान परिषद कहते हैं। क्लियर? तो एक तो हमने क्या हो गया, विधानसभा हो गया, और दूसरा हमारे पास में विधान परिषद हो गया। तो ये डिपेंड करता है वहां पर नीड है या नहीं है उस स्टेट में। अगर उस स्टेट में नीड है कि दो वहां पर हाउसेस हो तो वहां पर दो हाउसेस होंगे। अगर वहां पर नीड नहीं है कि दो हाउसेस हो तो वहां पर सिर्फ एक ही हाउस होने वाला है। और अभी तक के कितनी स्टेट में डबल हाउसेस है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। अब जहां पर दो हाउसेस होते हैं, देयर आर सम स्टेट हैविंग द सेकंड हाउस आल्सो। दीज हाउसेस नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, या विधान परिषद भी कहते हैं। इट इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट, ठीक है। देखो, वो वाला जो विधानसभा थी उसको हमने लोअर हाउस कहा था, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हमने अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। लोअर हाउस और अपर हाउस में जो क्या कहना चाहिए, सॉरी, डिफरेंस है। ओके, तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास में जो लेजिस्लेचर मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या क्या है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर जगह काउंसिल होनी ही होनी है। काउंसिल उन्हीं जगह पर होती है जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज हर जगह लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, ठीक है। देयर आर सम स्टेट हैविंग द सेकंड हाउस आल्सो, द विधान है ना, द हाउस इज नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। इट इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द स्टेट, ठीक है। और वो वाला क्या होता है? लोअर हाउस ऑफ द स्टेट होता है, और ये अपर हाउस ऑफ द स्टेट होता है। State having two houses in the state legislature are called bicameral legislator, ठीक है। हमारा जो MP है, मध्य प्रदेश है, वो bicameral नहीं है। हमारे यहाँ ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे यहाँ काउंसिल नहीं है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस किस स्टेट में काउंसिल है, ठीक है। बहुत ही कम स्टेट में काउंसिल होती है। अब आप आती है कि MLAs कौन होते हैं, हु आर द MLA, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? विधानसभा, ठीक है। विधानसभा या हमने जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो हर एक स्टेट में होती है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो कहीं कहीं पर होती है, किसी किसी स्टेट में ही होती है। तो असेंबली तो हर जगह है, क्लियर। असेंबली हर जगह है। तो MLA का मतलब होता है एक्चुअली मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इट मीन MLAs, ठीक है। मतलब जो विधानसभा है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम MLA कहते हैं। तो MLA अब कैसे जाते हैं? द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल एरिया कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन। ये जो टर्म है अभी हमने लास्ट
चैप्टर में ही पढ़ी है। तो जब हमारे पास में इलेक्शन के टाइम आते हैं तो हम अपने स्टेट को बहुत सारे ऐसे इलेक्शन एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, तो हम इसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। अब यहाँ पर यहाँ के जो वोटर्स होते हैं ये अपने सिलेक्टेड रिप्रेजेंट को इलेक्ट करते हैं या उनको वोट देते हैं, और फिर वोट देने के बाद में जो भी मेजॉरिटी जिसको मिलती है वो इलेक्ट हो जाते हैं, और वो इलेक्ट होकर के कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो जाते हैं सीधे कहाँ पर, विधानसभा में, और वहां पे वो वहां के जो पीपल है जिनके बीच में से आए उनको रिप्रेजेंट करते हैं। द वोटर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन पर्सन टू रिप्रेजेंट दैम। द विधानसभा इज कंप्राइज्ड टू ऑफ डायरेक्ट elected representative by the people from the constituency within the state। तो यहां से ये लोग चूज करके जाते हैं वहां पर। अब who can be elected to the legislative assembly, ठीक है। A candidate contesting the assembly election of a state should be, अब कौन वहां पर इलेक्टेड हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब जो मेंबर बनना है उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, कौन कर सकता है, तो जितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग जितने लोग हैं वो वहां पर वोट दे सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट कौन हो सकता है, तो वो जो कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, करेक्ट। फिर उसके साथ में अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द दैट स्टेट, मतलब वो 18 प्लस तो होगा ही होगा, मतलब वो वहां के उस स्टेट का वोटर होना चाहिए। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट वो वहां का इंडिया का सिटीजन हो, देन वो 25 ईयर की एज जो है वो डन कर चुका हो। अब यहाँ पर दो लाइन आ गई, अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ दिस दैट स्टेट, एंड सेकेंड नॉट लेस देन 25 ईयर। तो अब यहाँ पर ये चीज आ गई। देखो, वोटर का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल वो वोटर होना चाहिए, उसके पास अपनी वोटर आईडी हो, वो एलिजिबल हो फॉर वोट के लिए। तो ये तो वोटर्स किस में आ जाता है। फिर उसमें से जो 25 ईयर का क्राइटेरिया क्रॉस कर चुका है तो वो कैंडिडेट बन सकता है, ठीक है। इन केस द इन द केस ऑफ अ सीट रिजर्व्ड फॉर अ शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब, अ मेंबर ऑफ एनी दूज कास्ट और ट्राइब्स, ठीक है। अगर हम रिजर्वेशन के ऊपर बात करें तो वो अगर हम हमारे पास में रिजर्वेशन है, ठीक है, 71 और 29% वाला एसटी और एससी के लिए, तो यहाँ से अगर वो रिजर्व सीट से बिलोंग करता है तो वो इन दोनों में से किसी एक कास्ट से बिलोंग होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। क्लियर। तो ये ऐसा होता है हमारा जो विधान परिषद है, ये जो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये विधानसभा है। तो यहाँ पर कैसे मेंबर्स चूज करके जाते हैं, तो ये प्रोसेस भी समझ में आ गया, और विधान सभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होता है, ये भी आप समझ चुके हो, इनके क्राइटेरियाज भी समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं बिल के ऊपर कि एक बिल जो होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर से किस तरीके से पास होता है, ठीक है। देखो, बिल क्या होता है एक्चुअली कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, जो रूल्स बनते हैं, जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज जो होते हैं, इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। तो बिल क्या होता है, कोई भी प्रपोजल ऑफ लॉ होता है जो कि किसी भी हाउस में बन सकता है, अदर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली, वो कहीं से भी बिलोंग हो सकता है। तो बिल पास होने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, देखो, कोई भी मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों से ही कोई भी मेंबर है वो लॉ को लेकर के आ सकता है, उसकी प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रोसीजर होती है वो कुछ स्टेप से होकर के जाती है। क्लियर। अब वो स्टेप बाद में देखते हैं, हम पहले बिल के टाइप्स देख लेते हैं कि आपके पास दो टाइप के बिल्स होते हैं। एक होता है आपके पास में ऑर्डिनरी बिल और दूसरा होता है आपके पास में मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल वो मतलब जो सारे जितनी भी कोई लॉज आ रहे हैं, कोई पॉलिसीज आ रही है, तो वो ऑर्डिनरी बिल से बिलोंग करता है। और मनी बिल वो होता है जो वहाँ के मतलब फाइनेंशियल जो होता है ना, जैसे स्टेट को कितना फाइनेंशियल फंड की नीड है कि आप इतना पैसा इतने पॉलिसी में डालने वाले हो, आप अपने स्टेट के सेटअप के लिए इतना इतना पैसा यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आ जाती है मनी बिल से। तो ऑर्डिनरी बिल आर इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ टू हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, द विधानसभा और द विधान परिषद। वो किसी भी हाउस से निकल सकता है, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, वो कहीं से भी आप उसको उठा सकते हो। कहीं से भी कोई भी मिनिस्टर जो है वो वहां पर, या तो कोई प्राइवेट मेंबर जो है वो भी इस बिल को ला करके रख सकता है। अब इसके लिए भी आपकी स्टेप्स होती है।
ठीक है। अब ये 3 रीडिंग से जाता है। पहली रीडिंग जैसे कि अगर वो विधानसभा में आया है तो वहां पर जितने भी है मतलब 3 रीडिंग्स जो है इस बिल की जाती है। द पैसेज ऑफ अ बिल इन्वॉल्व्स 3 रीडिंग कॉल्ड 3 स्टेज कॉल्ड 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग से जाता है। जो पहली रीडिंग होती है तो वहां पर उस बिल का इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है, जैसे पूरी मीटिंग बैठी हुई है और उस बीच में आपको उस बिल के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस कराना होता है कि एक्चुअल में बिल आप किसके रिगार्डिंग ला रहे हो, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है, उसके मोटिव्स क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है या उसका जो इंट्रोडक्शन है वो इस बिल में आ जाता है। तो ये आता है पहले मीटिंग में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में आता है, फर्स्ट रीडिंग कहलाती है ये। द मेंबर हु इंट्रोड्यूस द बिल एक्सप्लेन द रीजन टू इंट्रोड्यूस इट। ठीक है, जितने भी रीजन है उसके रिगार्डिंग वो सारे एक्सप्लेन करता है। अब आता है हमारे पास में सेकेंड रीडिंग। तो सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, इसके ऊपर डिस्कशन होता है। ठीक है, द सेकेंड रीडिंग कंसिस्ट ऑफ अ जनरल discussion on the proposed bill. The House may also refer a committee known as the Select Committee. The bill is discussed clause by clause in the House. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे इसके हर एक क्लॉज के ऊपर डिस्कशन होता है। इसके मतलब जो बेनिफिट्स होते हैं, जो मतलब बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या इसके लॉसेस होने वाले हैं, तो सारे पक्षों को रखा जाता है। यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी इंटरफेरेंस होता है कि उसके रिगार्डिंग वो बिल मतलब सही है या नहीं है। तो ऐसे करके सारी चीजें होती है। राइट फिर यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये बिल जो है अगर नीड पड़ती है तो यहाँ पर हम एक स्पेशल कमेटी भी बैठाते हैं जो जिसको हम सिलेक्ट कमेटी लाते हैं, नोन एज द सिलेक्ट कमेटी, जो इसके ऊपर डिटेल से वो सीबीआई वाला होता है ना, मतलब पूरी पुख्ता जानकारी जो है वो सिलेक्ट करती है। अब इसके बाद में हमारे पास आती है थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप जो थर्ड रीडिंग होती है वहां पे क्या होता है, इस बिल के ऊपर वोटिंग होती है। मतलब वहां पे अपोजिशन पार्टी के भी जो मेंबर सिलेक्ट होकर के एमएलए आते हैं वो भी होते हैं, और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो भी होता है। तो यहाँ से डिसाइड किए जाते हैं कि कितने इस बिल के सपोर्ट में आते हैं और कितने इसके सपोर्ट में नहीं है। अगर मेजॉरिटी है तो बिल पास हो जाता है, अगर मतलब बिल के सपोर्ट में अगर जो सपोर्ट नहीं करने वालों की मेजॉरिटी है तो बिल जो है वो वहीं फेल हो जाता है, फिर ये दूसरे हाउस में जा ही नहीं पाता है। क्लियर? तो यहाँ पर वोट होते हैं। इफ इट इज पास देन द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली साइन इट एंड सेंड टू द विधान परिषद फॉर द फर्दर प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर पूरे लोगों का अप्रूवल मिल गया या ज्यादा मेजॉरिटी मिल रही है तो जो स्पीकर होता है असेंबली का तो वो इसको असाइन कर देता है और इसको फिर जो सेकेंड हाउस है या जो विधान परिषद है वहां पर भेज देता है। अगर विधान परिषद नहीं है तो ये सीधे जाता है गवर्नर के पास में और गवर्नर इसे एक्सेप्ट करेगा, अनएक्सेप्ट करेगा, ऑल डिपेंड्स ऑन हिम। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने भी एक्सेप्ट कर दिया तो ये जो बिल है, बिल बिकम्स टू एक्ट। ठीक है, ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेम प्रोसीजर विधान परिषद में भी होती है और कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जैसे मनी बिल है तो मनी बिल में विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है, वहां पर जाएगा तो ये इसको पास ही करना होगा। ठीक है, मनी बिल इकलौता ऐसा बिल है जो सिर्फ विधान सभा में ही पास हो सकता है, विधानसभा ही उसे बना भी सकती है। द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड बाय द विधान परिषद। इफ द विधान परिषद also passes the bill, it is sent to the governor for his assist and bill become an act. Clear? In case the bill after being sent to the legislative council for its consideration, ठीक है, अगर हमने इन केस में देख लिया, अब हमारे पास में हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में अगर कोई बिल को भेजा है मतलब उसके कंसिडरेशन के लिए, तो यहाँ पर उसके पास में कुछ कंडीशंस होती है। एक तो क्या होता है कि 3 महीने तक के अगर उस पीरियड में उन्होंने बिल को मतलब वापस नहीं भेजा तो उसको लैप्स्ड मान लिया जाएगा। क्लियर? एक कंडीशन तो ये हो गई। नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कुछ अमेंडमेंट करना चाहे और अगर लेजिस्लेटिव जो है असेंबली डज नॉट एग्री एंड पासेस द बिल अगेन, ठीक है, अब वो फिर से डबल बिल पास कर रही है तो it becomes obligatory for the Vidhan Parishad to consider the bill within 30 days. If the duration of 30 days is over or the bill is rejected by the Vidhan Parishad, that is considered as passed by the both houses and is sent to the governor for देखो, अगर इसने पहली कंडीशन ये हो गई कि उन्होंने मतलब 3 महीने के अंदर अंदर नहीं भेजा तो उसको लैप्स्ड मान लिया गया। फिर अगर उन्होंने कुछ अमेंडमेंट के साथ में उसको भेजते हैं, अगर विधानसभा में वापस विधान परिषद सभा में वापस भेजते हैं
हैं, कुछ अमेंडमेंट होकर के वापस आते हैं और फिर भी विधान परिषद उससे एग्री नहीं हो रही है, तो क्या होता है, अगर वो एग्री नहीं हो रही है, हो भी रही है, तो भी उसको मान लिया जाता है। फिर वहां पर कंपलसरी हो जाता है कि विधान परिषद जो है इस बिल को एक्सेप्ट ही करेंगी। अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर फिर से उसके ऊपर रिप्लाई नहीं करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये बिल जो है अप्रूव हो चुका है विधान परिषद के थ्रू भी। ठीक है, मतलब दादागिरी किसकी चलने वाली है, विधानसभा की ही चलने वाली है, और वो उसका अप्रूव मान लेंगी और फिर वहां से उठा करके गवर्नर को भेज दिया जाता है साइन करने के लिए। ठीक है, अब जो प्रोसीजर होती है मनी बिल के साथ में, ये सारी प्रोसीजर तो हम किसके साथ में बात कर रहे थे, ऑर्डिनरी बिल्स की, कि इसमें इतनी डिटेल्स होती है कि विधान परिषद एक तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। ठीक है, एक तो एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक्सेप्ट नहीं किया उसको अमेंडमेंट के लिए भेजो, और फिर अगर वापस विधान परिषद के पास में आता है तो उसको 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना ही करना है, और अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही है तो हम उसको पास मान लेंगे, और अगर जो अमेंडमेंट आता है उसमें जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ में उसको पास, मतलब उसके साथ में अगर उसको एक्सेप्ट करना है तब भी वो एक्सेप्ट कर ही लेंगी। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में अगर 30 दिन के तक के उसने होल्ड भी किया है और फिर भी नहीं भेजा तब भी हम उसको एक्सेप्ट ही मान लेंगे। क्लियर। तो मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल की प्रोसीजर जो होती है वो डिफरेंट होती है, चाहे आप वो स्टेट लेवल पे देखें या आप उसको सेंट्रल लेवल पे देखें। ठीक है, दोनों पे ही जो है मतलब हाँ, वहां पर राज्यसभा विधान लोक है ना, लोकसभा का खेल हो जाता है और यहाँ पर विधानसभा वाला खेल हो जाता है। ठीक है, तो द प्रोसीजर ऑफ पासिंग द मनी बिल इज डिफरेंट। ये मनी बिल में क्या होता है, उसको विधानसभा का कोई मिनिस्टर ही क्या कर सकता है, इंट्रोड्यूस करा सकता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड और ओरिजिनेट ओनली इन द विधानसभा बाय अ मिनिस्टर विद द प्रीवियर कंसेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के पहले जो कंस्टेंट है उसके साथ में ही, कंसेंट के साथ में ही उसको लेकर के आने वाला है, इंट्रोड्यूस कराएगा। जो मनी बिल है या धन विधेयक है वो सबसे पहले विधानसभा में ही पास होगा, फर्स्ट पास इन द विधानसभा एंड इज देन सेंट टू द विधान परिषद एंड द विधान परिषद मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज। अब विधान परिषद में जाता है जब ये सेकेंड रीडिंग के लिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि उसको 14 दिन में उस जो मनी बिल है उसको वापस करना ही होता है। ठीक है, इफ इट इज फेल टू डू सो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 14 days द मनी बिल इज सेट टू बी पास्ड एंड सेट टू द गवर्नर ऑफ हिज असेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर उसने 14 दिन में उसके ऊपर अप्रूवल दिया है नहीं दिया है हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है, हम उसको वापस कहाँ से, वहां से उठा करके भेज देंगे। हम मान लेंगे कि विधान परिषद ने अपनी परमिशन दे दी है, क्योंकि हमें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, हमने सिर्फ उसको फॉर्मेलिटी के लिए भेजा था विधान परिषद के पास में कि भैया हमने ऐसा ऐसा मनी बिल जो है वो रेडी किया हुआ है, और फिर वहां से भेज दिया जाता है सेंड टू द गवर्नर टू फॉर हिज असेंट। ठीक है, फिर वहां से गवर्नर जो है उसके ऊपर अप्रूवल दे देता है और वो बिल जो है वो बिकम एन एक्ट हो जाता है। अब जो बिल होते हैं, टू हाउसेज हैव अनइक्वल पावर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज इन केस ऑफ एनी डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब जो क्या होता है, देखो दोनों के बीच में अनइक्वल पावर है रिगार्डिंग टू ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, अब क्या होता है, कई केसेस ऐसे होते हैं ना कि जहां पर दोनों के बीच में अगर कहीं वाद विवाद हो रहा है तो हमें एक ज्वाइंट मीटिंग की आवश्यकता होती है कि इस ज्वाइंट मीटिंग में हम दोनों जो केसेस होते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके केस में कोई प्रोविजन नहीं है कि वहां पर कोई ज्वाइंट सिटिंग होती हो। विधान परिषद कैन ओनली डिले द पैसेज ऑफ द बिल बाय 3 months। विधान परिषद जो है वो बिल को 3 महीने तक के जो है डिले कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। री रीडिंग के लिए डाल रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पास ही मान लिया जाता है। ठीक है, वी ऑल्सो नो दैट द मनी बिल आर इंट्रोड्यूस ओनली इन विधानसभा एंड विधान परिषद कैन डिले इट ओनली बाय 14 days। ठीक है, अगर मनी बिल आप विधान परिषद में भेज रहे हो तो वो मनी बिल को सिर्फ 14 दिन के लिए डिले कर सकता है, और अगर ऑर्डिनरी बिल है तो उसको सिर्फ वो 3 महीने तक के डिले कर सकता है। अब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, द मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द विधानसभा। ठीक है, जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिमिलरली केस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर विधानसभा
ठीक है। द मेंबर ऑफ विधानसभा कैन ओनली आस्क क्वेश्चन, जो विधान परिषद है वो सिर्फ क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। इन एडिशन टू दीज द मेंबर ऑफ विधान परिषद डोंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब जो इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, सबको पता है इनडायरेक्टली इलेक्शंस होल्ड होते हैं और यहाँ पर सारे एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब विधानसभा के जो मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, पर विधान परिषद के या का जो है काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल है, इसके जो मेंबर्स है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। Who can be elected to the legislative council? अब legislative council में कौन इलेक्ट हो सकता है भाई? तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिटीजन हो, जिसका स्टेट वोटर लिस्ट में नाम हो, जो 30 ईयर की एज जो है वो क्रॉस कर चुका हो। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा एक डाउट वाला क्वेश्चन आता है, वो देख ले, जब असेंबली की बात होती है, ठीक है, कि असेंबली में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो देखो सिमिलरली है, दोनों सेम केसेस है, ठीक है। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसके पास वोटर लिस्ट में नाम उसका होना चाहिए। फिर एक जो टर्निंग पॉइंट आता है वो ये आता है कि असेंबली में जो है उसकी मिनिमम एज कितनी है, 25 प्लस होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज उसकी 25 होनी चाहिए। बट जब हम बात करते हैं काउंसिल की, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में या विधान परिषद में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पर उसकी एज होती है 30 ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, डाउट वाला जो आता है ना वही, या कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट यहीं पर होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ही और शी शुड नॉट बी बिलो 30 इयर्स ऑफ एज, शुड बी मेंटली साउंड एंड नॉट अ बैंकक्रप्ट, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है। बस एक डिफरेंस था, वो क्या था, 30 और 25 का। काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 30 की एज चाहिए और असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 25 की एज होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें अगर टेरिटरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, has been set up and representation in the assembly, state with a large population will have a proportionally larger assembly, ठीक है। इनके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं कि भाई ये असेंबली में इतने लोग आने चाहिए, इस एरिया से उतने लोग, तो वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ की इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है तो यहाँ से 4 लोग आने चाहिए, इसकी छोटी सी है तो यहाँ से 2 लोग या एक ही इंसान जो है वो असेंबली में एंटर होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो फिर वो उन पार्ट से जो है वहां से उठा करके हम जो मेंबर्स है वो असेंबली में आते हैं, ठीक है। जैसी पॉपुलेशन होती है उसके उतने मेंबर्स जो है होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट एन अपर एंड लोअर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन अ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीट जो है वो डिसाइड कर दी गई है। हमारे यहाँ पर जो सीट्स है वहां पर कितनी 500 जो है, मैक्सिमम कितनी है 500 है, और लेस देन जो है वो 60 है, ठीक है। इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर कांट एग्जिस्ट 500 एंड बी लेस देन 60, कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ पॉपुलेटिव रिलेटेड स्टेट्स है, जैसे गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम है, तो यहाँ पर जो है 60 से भी कम मेंबर्स है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब जो मेंबर्स आते हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कि जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से वहाँ के मेंबर्स जो है उतने उठ करके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। हु लीड्स द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जब वो मीटिंग होती है तो उसको कौन लीड करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, जब ये असेंबलीज लगती है, लोकसभा होता है या राज्यसभा होता है, तब हम देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो मार्केट जैसे वहां इतना ज्यादा शोर होता है, और एक वहां पर एक चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, और वहां से बोलते रहता है कि अरे भाई शांत रहो, शोर मत करो, शांत, बहन जी पहले आप, सर पहले आप, ऐसे होता है ना कि आप अपनी अपनी बातें रखें। तो ये होता है स्पीकर, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज लेड बाय द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हु आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज, एंड द स्पीकर कंडक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होते हैं, ये कौन होते हैं, जो जितने भी एमएलएज होते हैं इनके बीच में से ही इनको इलेक्ट किया जाता है। मतलब यहाँ पर इतने सारे जो लोग बैठे हुए, इसमें से अपने आप में से एक इंसान को इलेक्ट करते हैं और वो यहाँ पर होते हैं। और जो स्पीकर होता है उसका काम क्या होता है कि
जितनी जो असेंबली में काम हो रहे हैं उसको अच्छे से कंडक्ट कराने का, ठीक है। जैसे कि कोई शोर कर रहा है, मतलब सबसे बड़ा काम उसका यही होता है कि जब शोर हो रहा होता है तो उसको कैप्टन वाला काम करना है, उसको शांत कराना होता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो 5 साल के लिए होती है, ठीक है। 5 साल के लिए आएंगे। 5 साल में आने के बाद में क्या होती है, गवर्नमेंट आती है, और फिर उसके बाद में फिर जैसी गवर्नमेंट खत्म होती है ये भी खत्म हो जाता है। अंडर सर्टन सर्क्यूमस्टेंसेस हाउएवर द गवर्नर कैन डिसॉल्व द हाउस बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ इट्स टर्म। अब कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि जो गवर्नर होता है वो इसको डिसॉल्व भी कर देता है, लेकिन डिसॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। अच्छा, डिसॉल्व करना क्या होता है, मतलब खत्म कर देना, कि उस वक्त असेंबली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब जो असेंबली लगती है ना, जो पार्टी वहां पर, मतलब जो विधान सभा में सारी चीजें होती है, तो वो वहीं खत्म हो जाती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वहां पे। फिर आपको न्यू इलेक्शन होते हैं, ठीक है, एक फ्रेश इलेक्शन होते हैं स्टेट में, और फिर वहां से एक नई असेंबली जो है वो क्रिएट होती है या फॉर्मेट होती है। अब डिसॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या है, पहला तो अगर स्टेट में क्या हो, इमरजेंसी लगी हो, तो आप वहां पर डिसॉल्व कर सकते हो उस असेंबली को, और वो एक्सटेंड कर दी जाती है कुछ सालों, मतलब 5 years के लिए। इट मे बी डिसॉल्व अर्लियर, ठीक है, ये होता है। और सेकंड कंडीशन ये होती है, द असेंबली कैन बी डिसॉल्व इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेन द गवर्नमेंट। जब नो कॉन्फिडेंस जब आता है ना, कि आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप में पक्ष में लोगों को नहीं रख पा रहे हो, तो नो कॉन्फिडेंस आता है, और इस टाइम में भी यहाँ पर क्या होता है, जो असेंबली होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। जैसे एमपी में कंडीशन हुई थी कि यहाँ के जो एमएलए थे वो क्या हुआ था, ठीक है, जो सिंधिया जी है सबको पता है, फेमस ये हुआ था, तो वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, वो हो गए थे कहाँ पर, बीजेपी में, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो वोटर्स है वो कम हो गए थे, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव मतलब बोल सकते हैं इस तरीके से। तो ये कंडीशंस होती है। अब व्हाट इज विधान परिषद, अब विधान परिषद को इतने देर से हम पढ़ रहे हैं, तो अभी विधान परिषद एक्चुअली क्या होती है। तो देखो, जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका जो सेकेंड हाउस है या जो अपर हाउस है उसको हम कहते हैं विधान परिषद। द सेकेंड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इज विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको हम विधान परिषद कहते हैं। ये सिर्फ 6 स्टेट में ही है, इंडिया में 6 स्टेट ही ऐसी है जहां पर विधान परिषद भी है। और मैं बता दूं, एमपी में विधान परिषद नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ विधान सभा है, या हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमारे यहाँ काउंसिल नहीं है। और वो कौन सी 6 स्टेट है जहां पर जो काउंसिल है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब विधान जो है डिपेंड करता है कि विधान परिषद वहां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, विधानसभा के ऊपर, ठीक है। विधानसभा ही जो है वो चूज करेंगे कि हमारे पास हमें चाहिए नहीं चाहिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ विधान परिषद डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द विधानसभा, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। द मेंबर ऑफ विधान परिषद आर नोन एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या MLCS, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसी के यहाँ पे मेंबर्स विधान परिषद आर नोन एज मेंबर ऑफ, ओके, जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या MLCS, ठीक है। एमएलए जो है वो असेंबली के थे और सी जो है वो ये है। The Vidhan Parishad is not elected directly by people but by a body of electors who exercise the power on behalf of the people, ठीक है। यहाँ पर जो विधान परिषद में जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं जैसे असेंबली में होते हैं, ठीक है। असेंबली में जो MLAs होते हैं वो हमारे थ्रू जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये उनके थ्रू चूज करके जाते हैं, ठीक है। अब विधान परिषद कैसे बनती है वो दिखाते हैं। देखो यहाँ पर होते हैं 1/3 जो होते हैं मेंबर्स होते हैं विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय द विधानसभा, तो विधानसभा के 1/3 मेंबर जो है वो विधानसभा में विधान परिषद में पार्टिसिपेट करते हैं। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो लोकल बॉडीज के होते हैं, जो स्टेट की लोकल बॉडीज है वहां के मेंबर होते हैं। 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी इन द स्टेट। फिर 1/12 जो होते हैं, सॉरी ये जो है ना 1/3 और 1/12 है, तो ये मेंबर्स होते हैं विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय टीचर्स हु हैव taught in a secondary school and above more than 3 years, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मतलब बोल सकते हैं टीचर्स है सेकेंडरी स्कूल के जो है वो टीचर्स होते हैं यहाँ पर। फिर जो है 1/12 होते हैं वो कौन होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 1/12 मेंबर जो है यहाँ के वो ग्रेजुएट्स होते हैं। और 16% मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नर।
ठीक है। अब हमारे पास में देखो इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो पूरे विधान परिषद में जो मेंबर्स आने वाले हैं, तो 1/3 मेंबर जो है वो विधानसभा के जाएंगे। ठीक है, 1/3 मेंबर जो है वो लोकल बॉडी से जाने वाले हैं। 1/12 मेंबर जो है वो स्कूल के, सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स है वो जाएंगे। ठीक है, 1/12 जो मेंबर्स है वो ग्रेजुएट जाएंगे, और जो 16% मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। और वो जो कि आर्ट में हो, साइंस की फील्ड में उन्होंने कुछ किया है, वो गेम्स जोन से कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, तो इन सेक्शन से इनको उठा करके वहां पर डाला, मतलब जो है नॉमिनेट किया जाता है बाय गवर्नर। द विधान परिषद इज परमानेंट हाउस। Each member of the Vidhan Sabha Parishad is elected for a term of 6 year। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेंबर होते हैं, मतलब जो विधान परिषद के मेंबर है वो, ये देखो सबसे पहले बात तो विधान परिषद जो है वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, यहाँ के लोग रिटायर होते हैं हर तीसरे साल में। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। अभी तक के हमने विधानसभा में देखा कि वो 5 साल के लिए होते हैं, और 5 साल के बाद में पूरा की पूरा विधानसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये परमानेंट है, ये कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ पर 6-6 साल के लिए जो लोग हैं वो आते जाते हैं। कुछ लोग पहले रिटायर हो जाते हैं, फिर बाद में होते हैं, फिर जैसे रिटायर हुए दूसरे आ गए, फिर ऐसे करके करते ये जो है कंटिन्यू होता है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, 1/3 मेंबर जो है हर दो साल में रिटायर होते जाते हैं, और उनको दूसरे लोग जो है वो फुलफिल करते रहते हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर की फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है जिस तरीके से हमारे पास में सेंट्रल लेजिस्लेचर की जो फंक्शंस थे सिमिलरली थे। ठीक है, ये हमारे लिए लॉज बनाते हैं, और लॉ बनाते हैं और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन 66 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि हमारी स्टेट लिस्ट में मेंशन है। ठीक है, फिर कंकरेंट जो लिस्ट है उसके भी 47 सब्जेक्ट के ऊपर ही हमारे ऊपर लॉ बनाते हैं। मनी बिल लेकर के आते हैं। ठीक है, मतलब जो लेजिस्लेचर है वो मनी बिल लेके आएगा। फिर जो बजट है, बजट ऑफ द स्टेट है, वो भी यही लेकर के आएगा, पास करेगा उसको। इट पासेस ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट व्हेन द असेंबली ऑफ द स्टेट इज नॉट इन द सेशन। ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास कराता है, मतलब किसके? इशू बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर है उसके थ्रू ये इशू कराते हैं। और तब जब असेंबली जो है वो अपने सेशन में नहीं होती है। ठीक है, जब वोटिंग वाला सेक्शन चल रहा है या कुछ चल रहा है उस टाइप से। रेक्टिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट रिलेटेड टू द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड criticizing the wrong policy of the government will giving suggestions। ठीक है, अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है स्टेट से रिलेटेड अगर कोई लॉ लेकर के आ रही है तो उसमें भी क्या करेंगे? अमेंडमेंट के लिए मतलब वहां पे हाथ पैर मारेंगे। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव को, इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय द वे आस्किंग क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइजिंग द रॉन्ग पॉलिसी। अब देखो ये लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का, तो ये उनसे क्वेश्चन आस्क कर सकती है। कुछ गलत पॉलिसीज ला रही है उसके ऊपर भी काम हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को सजेशंस भी प्रोवाइड कराती है। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, हमने पूरी सब चीजों के बारे में तो पढ़ लिया, लेजिस्लेचर के बारे में, वो काम कैसे करती है, वहां पे विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है, इन सबको देख लिया। अब हमारी बारी आती है ये जानने की कि भैया हमारे स्टेट का हेड कौन होता है। ठीक है, नेशन का हेड तो हमने देख लिया, हमारी कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट। तो सिमिलरली हमारी स्टेट का हेड होता है गवर्नर। जो प्रोसेस वहां पर जैसी चल रही थी, सिमिलरली प्रोसेस यहाँ पे भी चलती है। जैसे वहां पे हेड प्रेसिडेंट था लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल हेड था, तो यहाँ पर भी गवर्नर जो है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, और जो असली पावर है वो किसके हाथ में है? सीएम के हाथ में। वहां पर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में थी, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के हाथ में ये पावर होती है। ठीक है, तो आप दोनों को कंपेयर करते हुए भी काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपने रख दिया, यहाँ पर रख दिया आपने प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपने रख दिया गवर्नर रिगार्डिंग टू स्टेट, यहाँ पर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर आएगा आपका चीफ मिनिस्टर।
मिनिस्टर, ठीक है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, he or she administers with the help of the chief minister and his council of ministers who are properly elected. The union territory are administered by the president and the president appoint a suitable officer for the purpose, ठीक है। जितनी भी स्टेट्स होती है वहां पर एक गवर्नर होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और इस गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अब जो स्टेट टेरिटरीज है, ठीक है, मतलब जहां पे जो स्टेट नहीं है, जो टेरिटरी है, वहां पर कौन लीड करेगा, कौन हेड करेगा? तो वहां पर हेड डायरेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया ऑफिसर होता है वो करता है, ठीक है। अब गवर्नर अपॉइंट करता है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और उसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके थ्रू ये जो है काम करता है। जैसे प्रेसिडेंट की ड्यूटीज थी, सिमिलरली यहाँ पर भी वही है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज अ गवर्नर हु इज, ठीक है। हमने क्या देखा अभी कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन वो उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट गवर्नर अपॉइंट करेगा जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। मतलब क्या रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो 35 से कम का नहीं होना चाहिए। अभी कि अभी तीसरे एज का डिफरेंस देख ले, 25 किसके लिए होनी चाहिए? असेंबली के लिए, ठीक है। 30 किसके लिए चाहिए? काउंसिल के लिए। और 35 किसके लिए चाहिए? गवर्नर के लिए। क्लियर? नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। वो ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। ये फ्री होता है, इवन वो स्टेट का ही नहीं होता है, ठीक है। ये जहां पे भी मतलब मोस्ट ऑफ जब हम देखें गवर्नर तो वो दूसरी जगह के होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर वो पार्लियामेंट का भी मेंबर नहीं होगा और ना ही वो स्टेट का होगा। और ये क्यों नहीं रखा जाता ऐसा? क्योंकि देखो, अगर हमने चीफ मिनिस्टर और इसके बीच में दोनों को ही मतलब पार्टी से बिलोंग कर दिया, या हमने वहां की मतलब क्या पॉलिसीज खेल ली इनके साथ में, तो क्या होगा? दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन तगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम वहां की इसकी लोकल पार्टी से इनको रखते ही नहीं है। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, ये किसी भी प्रॉफिट के इस पे होता ही नहीं है, ठीक है। गवर्नर जो होता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। इसको इन 5 साल के दौरान जो है हम कहीं पे भी, जो प्रेसिडेंट होता है वो उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है? दूसरी स्टेट के मतलब जैसे ये कोई एक इंसान जो है वो एमपी का गवर्नर है, तो उसको साथ में गुजरात का गवर्नर भी बना सकती है, ठीक है। जो गवर्नर है वो मोर देन 2 स्टेट का भी गवर्नर एक साथ में हो सकता है, ठीक है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, but he may be removed or shifted to other state during this period. He is accountable to the president of इंडिया, ठीक है। वो किसके लिए अकाउंटेबल है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। उसका यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वो एकदम फ्री होकर के, बिना किसी पार्शलिटी के, है ना, एकदम लॉयल्टी से यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रन करेगा, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट से उसका कोई नहीं है, ताकि वहां पर पार्शलिटी खेलने का सवाल ही नहीं उठता है। Therefore, the governor act not only as the constitutional head of the state but also as agent of the central government इन द स्टेट, ठीक है। वो एक एजेंट की तरह भी काम करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके, क्योंकि उसी के बिहाफ पे काम करेगा। अगर कोई पॉलिसी आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो भाई ये ऊपर वालों से भी एक बार डील करेगा। देखो, जितने बिल आए, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब असेंबली से बिल निकला, काउंसिल में गया, और काउंसिल से निकलने के बाद में वो साइन फाइनल करने के लिए, असेंट करने के लिए किसके पास जाता है? गवर्नर के पास में। तो गवर्नर डिसाइड करता है कि यहाँ के बेनिफिट के लिए वो है या नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो वो अपने ऊपर मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से भी इसके ऊपर डिस्कस करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि गवर्नर की ड्यूटीज क्या क्या होती है या उसके पावर्स क्या क्या है, ठीक है। पावर के ऊपर बात करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, तो ये इतनी सारी इसकी पावर्स होती है। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर बात करें तो गवर्नर के पास में क्या होती है? सीएम, जो चीफ मिनिस्टर है, उसको अपॉइंट करने का पावर है इसका एग्जीक्यूटिव पावर में, कि जो भी मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके हेड को वो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो डिक्लेयर करता है। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन
the state legislative assembly is appointed by the governor as the chief minister of the state. मतलब जब आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो उसका जो लीडर है, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है, उसको वो एज अ चीफ मिनिस्टर जो है वो घोषित करता है। ये पावर किसके पास में? गवर्नर के पास में। सिमिलरली जैसे प्रेसिडेंट के पास में प्राइम मिनिस्टर को डिसाइड करने की, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दूसरे को कंपेयर करते हुए बढ़े तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास में एक और वो है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, किसके सजेशन के ऊपर? चीफ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो सिमिलरली ये भी अदर मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, किसके सजेशन पे? या एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। दोनों के पावर यहाँ पर सेम है। अब वहां पर भी प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सारे मिनिस्टर्स को, अलग अलग मेंबर जो होते हैं उसको नियुक्त करता है, जैसे इलेक्शन कमीशन के हेड को किया है ना, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके हेड को क्या अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर भी एडवोकेट सेंट्रल ऑफ द स्टेट उसको अपॉइंट करेगा। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन जो है उनको अपॉइंट करेगा। आर अपॉइंट ना, कमीशन आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। ही इज कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट विल अपॉइंटिंग द जज ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। अब जब ये हाई कोर्ट के और सबऑर्डिनेट सॉरी कोर्ट्स है, वहां के जो जजेस होते हैं उसको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट से डिस्कस करता है और उसके बाद में इनको भी अपॉइंट करता है। तो आपको ये याद रखना है कि वो किस किस को अपॉइंट करता है। फर्स्ट सीएम को अपॉइंट किया, उसके बाद में उसके काउंसिल को अपॉइंट किया, देन उन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया, देन चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस को अपॉइंट किया, देन उसके बाद में हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को भी वो अपॉइंट करता है विद द हेल्प ऑफ या कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। सॉरी, कहीं कहीं मेरे वर्ड्स जो है वो स्लिप हो जाते हैं, ये देख नहीं पाती हूँ। अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स के ऊपर बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर्स में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब असेंबली से कोई बिल जाता है, ठीक है, असेंबली से बिल जाता है लेजिस्लेचर में और काउंसिल में, और काउंसिल से निकलता है तो वो जाता है फाइनल होने के लिए, असेंट होने के लिए किसके पास? में। तो कोई भी बिल जो है वो एक्ट कब बनेगा? वो एक्ट बनता है गवर्नर के सिग्नेचर के बाद में या उसके अप्रूवल के बाद में ही वो एक्ट बनता है। अ बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर समन्स द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उसके सेशंस को भी गवर्नर जो है वो हेड करता है। द गवर्नर कैन इवन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये जो सीएम होता है, उसकी एडवाइस पे ये स्टेट असेंबली जो है उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। डिसॉल्व द स्टेट है वो, ठीक है। तो डिसॉल्व भी क्या कर सकता है, ठीक है। डिसॉल्व करने वाली प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि किन कंडीशन में करेगा, जब वहां पर हमारे यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई हो तब करेगा, या जब वहां पर हम किसको मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तब भी वहां पर उसको डिसॉल्व कर सकता है। फिर एक और बात हमने पढ़ी थी कि जब स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर आपके यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां पर 1/6 मेंबर या 16% जो मेंबर वो अपॉइंटेड बाय गवर्नर होता है, ठीक है। ये भी चीज हमने पढ़ी थी, और वो भी किन फील्ड से? वो आर्ट की फील्ड से होना चाहिए, वो साइंस की फील्ड से हो, वो गेम जोन से हो, तो वहां से इनको चूज किया जाता है। अगर हम जुडिशियल पावर्स के ऊपर बात करें तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा, और वो भी किसके कंसल्ट से? प्रेसिडेंट के कंसल्ट के बाद में, मतलब उससे वो डिस्कस करता है, उसके बाद में इनके जो हाई कोर्ट के जजेस है वो उसको अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के भी यही करते हैं। द गवर्नर ग्रैंड pardons and may reduce or suspend the sentence of any person, ठीक है। ये किसी पर्सन की मतलब जो एक्सक्यूजेस होते हैं, है ना, तो ये मतलब कोई उसकी क्या कहना चाहिए,
सजा वगैरह, तो उसको रिड्यूस भी कर सकता है। बस जुडिशियल पावर में इनके इतने पावर नहीं है जितने प्रेसिडेंट के होते हैं, ठीक है, मतलब उनके रिगार्डिंग इनके पास में कम होते हैं। अब इसी टर्म में हमने साथ में पढ़ा कि जो हमारे गवर्नर होते हैं वो जो मेजॉरिटी वाली टीम होती है उसके चीफ को या उसके लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर घोषित करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको तो पता चल गया कि चीफ मिनिस्टर कौन होता है, ठीक है, जो भी मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है तो वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बन सकता है। तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर, अब उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो भाई जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है कि वो जो मेंबर ऑफ असेंबली है उसके जैसे, ठीक है, वो हमारे इंडिया का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज द लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि हमें पता है ऑलरेडी। द चीफ मिनिस्टर जो है वो इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विद अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। अब हमने ये भी देख लिया था कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद में बहुत सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको भी अपॉइंट करता है। तो सेम चीजें यहाँ पर भी आ जाएंगी। He assigned or allotted the portfolio of the minister. He can ask any minister to resign at any time. अब जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो अलॉट कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ही करता है, और वो किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम पे रिजाइन करने के लिए भी बोल सकता है। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड होता है, जो चीफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड है। He preside over the meeting of the cabinet. The speaker of the legislative assembly prepare the schedule of the meeting is consultation with the chief minister. जब भी असेंबली की बैठक होनी है, जो भी शेड्यूल्स होने वाले हैं, तो वो किसके परमिशन के बाद में या कंसल्टेशन के बाद में होंगे, चीफ मिनिस्टर के, ठीक है। असेंबली भले ही जो स्पीकर के हाथ में है, लेकिन स्पीकर जो है सारा कंसल्टेशन किसके साथ करता है, चीफ मिनिस्टर के, उसके बाद में ही वो कोई भी जो शेड्यूल है वो ऑर्गेनाइज कराता है। तो भाई चीफ मिनिस्टर की पावर्स भी बहुत होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, तो सिमिलरली गवर्नर है और गवर्नर के मेन पावर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। जितने काम करने हैं स्टेट के लिए वो कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर, लेकिन किसके बिहाफ पे, गवर्नर के। अगर हमारे यहाँ से स्टेट को कहीं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम किसके बिहाफ पे करेंगे, गवर्नर के बिहाफ पे ही करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो अलग इंस्टीट्यूशनल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट है वो देखी थी, आज हमने स्टेट गवर्नमेंट देखा, जल्दी ही हम लोकल गवर्नमेंट भी देखने वाले हैं।